नमस्कार। .com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। उनमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं और ऐसे बहुत सारे नेता शामिल हैं जिन्हें आज की तारीख में बगावती सुर का नेता कहा जा रहा है या बागी नेता कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का राजनीतिक ग्राफ, खासतौर से जो हम कहेंगे संसदीय व्यवस्था का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। संसद में उसकी जो उपस्थिति है वो कमजोर हुई है, विधानसभाओं से वो लगातार गायब होती जा रही है, राज्यों में उसकी स्थिति नहीं दिख रही है और एक के बाद एक चुनाव में उसका सफाया हो रहा है। इसलिए बहुत सारे कांग्रेस के नेता मौजूदा व्यवस्था से चिंतित हैं। इसके साथ ही जो देश की मौजूदा संकट है, मौजूदा व्यवस्थाएं हैं, मौजूदा सवाल हैं, उस पर भी कांग्रेस मुखर नहीं दिखाई देती। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद राशिद अल्वी साहब मौजूद हैं। राशिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज जो है संसद में बहुत बुलंद रही है, कांग्रेस में भी आपके बुलंद आवाज रही है। आज जो कुछ हो रहा है कांग्रेस का, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर से चिंता का विषय जरूर है। बहुत सारे चुनाव हम जीते भी हैं, बहुत सारे चुनाव हम हारे भी हैं, लेकिन जितनी ताकतवर हमारी पार्टी थी आज नहीं रही है। इसमें चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है। लेकिन आज के जो देश के हालात हैं और जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से प्रधानमंत्री ने पैदा कर दी है, उसके अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाएं सब खत्म हो गई। ऐसी राजनीति ना हमने की है ना कांग्रेस पार्टी ने की है। हमारी दुश्वारी ये है कि हमारा जिनसे मुकाबला है उन लोगों के पास ना मर्यादा है, ना नॉर्म्स हैं, ना संविधान की इज्जत है, ना उनके पास कोई ऐसी लाइन है, ऐसी हद है जिसको उन्होंने तय किया हो कि पार नहीं करना। वो किन्हीं भी हदों तक जा सकते। अभी आपने सुना होगा कि बंगाल के जो इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने गिरवाई है। आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसी सरकार को विपक्ष की गिराने का काम करने लगे और अब वो राजस्थान पे लगे? लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन सर, अभी बात तो ये हो रही है, आपकी बात ठीक हो सकती है, आप सरकार, जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री, उस पर आरोप लगा सकते हो, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन लोग तो अभी कांग्रेस के नेता कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बची है। जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें किनारे कर दिया जाता है या फिर आवाज दबा दी जाती है। ऐसी व्यवस्था तो अभी मौजूदा सरकार ने नहीं की है। कांग्रेस की चिंता पर तो पहले कीजिए, आप अपना घर तो संभालिए। देखिए, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इनर डेमोक्रेसी हमेशा रही है। हर नेता को यह हक है जो चाहे बोले। आजकल कुछ नेता हैं जो मुतमईन नहीं है, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये कहना कि उन्हें किनारे कर दिया जाता है, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। आप देखिए, जिन लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, 23-24 लोगों का जिन्होंने लेटर लिखा था, उनमें मुकुल वासनिक भी थे, महामंत्री हैं, उसमें जितिन प्रसाद भी थे, उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। उनमें गुलाम नबी आजाद नहीं है। गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता, गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में लीडर हैं। अगर पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई रिकॉग्नाइज्ड कैबिनेट स्टेटस एंजॉय करता है तो वो गुलाम नबी साहब है। राज्यसभा में हम रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी हैं और वो इसके लीडर हैं, उसको कैबिनेट स्टेटस मिलता है। वो स्टेटस सोनिया गांधी को नहीं है लोकसभा में। इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी उन्हें क्या दे सकती है? तो ये एक अलहदा चीज है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि रीऑर्गेनाइज होना चाहिए, और ये भी कोई बुरी बात नहीं है।
अगर मैं कोई कहे आपसे कि जानना सर, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और आप बहुत साफगोई से बात करते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आज कांग्रेस को अपने घर को संभालने की पहले ज्यादा जरूरत है, या जो बाहर पश्चिम बंगाल में हो रहा है, या कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बोला है उसकी चिंता ज्यादा करने की जरूरत है? पहले घर तो देखिए, मजबूत करें। आज घर टूट गया है, घर बिखर गया है, आपको नहीं लग रहा? देखिए, घर नहीं बिखरा है, मजबूत करने की जरूरत है। दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, ये मैं आपकी बात मान रहा हूं। सबसे बड़ी मुश्किल हमारे साथ ये हुई कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं थे। अब बड़ी सफाई से मैं कहना चाहता हूं, शायद पहली बार आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, आज कांग्रेस को जरूरत है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी गांधी परिवार की है। मैं जब कांग्रेस के अंदर एक एक नेता को देखता, राहुल गांधी को अलहदा कर दीजिए, वो नहीं बनना चाहते, मुझे प्रियंका गांधी के अलावा कोई नजर नहीं आता है जो नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले पे खड़ा हो सके, कांग्रेस को मजबूत कर सके। किसी भी पार्टी का अध्यक्ष एक मैसेज देता है, पार्टी उसके नाम पे कमजोर और मजबूत हो जाती है। आपको याद होगा, वीपी सिंह एक गलत मुद्दा लेकर चले बोफोर्स का, लेकिन मीडिया ने साथ दिया। उनके पास ना संगठन था, ना कोई चीज थी, एक पार्टी बनाई और प्रधानमंत्री भी बन गए। तो किसी भी पार्टी के नेता का इंपैक्ट होता है, और मेरी ये आज पक्की राय है, सोची समझी राय है। और ये बात मैं प्रियंका गांधी के हक में नहीं कह रहा, मैं उनकी कोई बटरिंग नहीं कर रहा हूं। मेरी ईमानदारी के साथ राय है कि आज के हालात में प्रियंका गांधी अकेली लीडर हमारे पास हैं जिनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी फेल्ड लीडर हैं, अब उनके भरोसे कांग्रेस नहीं चल सकती है। और अभी सुरजेवाला साहब ने कहा कि 99.9% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि राहुल गांधी फेल है, मैंने कहा कि राहुल गांधी बनना नहीं चाहते। अब राहुल गांधी अगर नहीं बनना चाहते तो फिर कोई दूसरा तो अध्यक्ष बनेगा ना। सोनिया जी अब नहीं रहना चाहती है, तो अब इलेक्शन होगा, गालिबन जनवरी के अंदर हो जाएगा, तो नया अध्यक्ष कौन बने अगर राहुल गांधी तैयार नहीं है? तो मैं समझता हूं कि सिर्फ प्रियंका गांधी अकेली चॉइस है जिनको अध्यक्ष बनना चाहिए। मतलब गैर गांधी परिवार का या गैर गांधी सदस्य जो है कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए आपकी राय में? हरगिज नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा कि मैं प्रियंका गांधी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो गांधी परिवार की है, मैं एक एक नेता का तराजू में तोल के कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सर आप तो उत्तर किसी प्रदेश, का, जी जी आप बोलिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई भी नेता हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंपैक्ट डाल सके। एक स्टेट में डाल सकता है। कोई एक नाम आप जहन में सोच के मुझे बताइए कि जिसके नाम पे पूरे हिंदुस्तान में इंपैक्ट हो। अरुणाचल प्रदेश का आदमी भी उसे जानता, यूपी और बिहार का भी जानता हूं, केरल और उड़ीसा का भी जानता हूं, कश्मीर के आखिरी किनारे पे लद्दाख के अंदर भी उसको पहचाना जाता। ये किसी भी लीडर के लिए ये क्वालिटी बहुत जरूरी है, और वो मुझे सिर्फ प्रियंका गांधी में नजर आती है। सर आप तो उत्तर प्रदेश को इतना करीब से जानते हैं, अभी प्रियंका गांधी जी का टेस्ट तो उत्तर प्रदेश में हुआ, वो महासचिव थी, जिस इलाके में रही वहां कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहा है? देखिए, सवाल उत्तर प्रदेश से सिर्फ प्रियंका गांधी के कद का अंदाजा नहीं किया जा सकता। मैं बड़ी माफी के साथ कहूंगा, यूपी के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, यूपी के हालात बहुत दूसरे तरीके के हैं। राहुल गांधी को जिता नहीं सकते, राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं जो उनकी पारिवारिक एक तरह से सीट है, तो राहुल गांधी बड़े नेता, उसके बाद प्रियंका गांधी वहां इंचार्ज, और वो सीट आप हार जाएं, इसको तोला नहीं जाना चाहिए? देखिए, किसी एक सीट से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किसी भी पार्टी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट और लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो देश को समझता हो, जनता की समस्याओं को समझता हो, उसको पूरे देश के लोग जानते हो, उसकी आवाज सब तक पहुंच सकती हो। यही क्वालिटी चाहिए अध्यक्ष बनने के लिए। किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसका तजर्बा नहीं किया जा सकता है। अब यूं तो
एक जमाना था इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, लेकिन इंदिरा जी को अटल जी ने कहा कि दुर्गा है, तो एक सीट हार और जीत से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप राहुल गांधी जी से इसलिए तो नाराज नहीं है कि वो इश्यूज को ठीक से समझते नहीं हैं? डिफेंस कमेटी की मीटिंग में, पार्लियामेंट्री मीटिंग में वो अटेंडेंस नहीं देते हैं, हाजिर नहीं होते हैं और फिर अचानक किसी दिन बाइकआउट कर देते हैं। किसानों के आंदोलन पर वो उस तरह से एक्टिव नहीं होते हैं। देखिए त्रिवेदी जी, आप जो जिस तरीके की एंकरिंग करते रहे, मैं आपको हमेशा अप्रिशिएट करता रहा हूं, लेकिन कांग्रेस में मेरी पोजीशन ये कह के खराब मत कीजिए कि आप राहुल गांधी से नाराज नहीं। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, राहुल गांधी को अपना लीडर मानता हूँ, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी और डिफेंस के अंदर, आप बताइए आज स्टैंडिंग कमेटी का कोई मतलब रह गया है? स्टैंडिंग कमेटी इसलिए बनती थी, मैंने शायद 99% कमेटीज अटेंड की हैं, और वहां पे कोई एमपी किसी पार्टी का नहीं होता था जी। हर पार्टी का एमपी खुल के बात करता था किसी भी बिल के मामले में, किसी भी इशू के मामले में, और फिर तय होता था। आप ताज्जुब करेंगे कि जो आज आधार कार्ड हर मामले में जरूरी बन गया है, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बीजेपी के यशवंत सिन्हा थे। यूनानिमसली आधार कार्ड को रिजेक्ट किया गया। आज आधार कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। बीजेपी के एमपीज ने कहा आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। आप प्रोसीडिंग्स उठा के देख लीजिए स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग कमेटी का आज कोई मतलब नहीं है। चाइना हमारे दरवाजे, वही मैं बात कह रहा हूँ, जब चाइना हमारे दरवाजे पर खड़ा हो, जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान हर दिन आतंकवादी घटनाएं कर रहा हो, घुसपैठिए भेज रहा हो, उस समय वो चीफ डिफेंस कमेटी की मीटिंग जिसमें सीडीएस भी मौजूद हो, चीफ डिफेंस ऑफिसर साहब भी मौजूद हो, तो उस समय कांग्रेस जैसी पार्टी के जो नेता हैं, जो मेंबर हैं, राहुल गांधी जी, वो उस मीटिंग में अपनी बात को जोर से रखने या देश का साथ देने की बजाय उसको बायकॉट कर लें, तो लोगों के, आप क्या सोच रहे हैं, क्या परसेप्शन जा रहा है जनता में? अच्छा परसेप्शन? देखिए इसका 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 परसेप्शन यही जाना चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटी जीरो हो गई है। स्टैंडिंग कमेटी का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप बताइए तो सही, जब बीजेपी का महामंत्री ये बात कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री ने गिरवा दी है, स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब रह गया? उसमें बैठ के अपनी राय रखने का क्या मतलब रह गया है? और स्टैंडिंग कमेटी में जो राय रखी जाती है, वो भी मैं आपसे त्रिवेदी जी कहूं, उसका ये कन्वेंशन है कि वहां की कही हुई बात जब तक रिपोर्ट पार्लियामेंट में ना चली जाए, मीडिया को डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। तो वहां पे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया उसको, उस मीटिंग को अटेंड करने का। मीडिया में आप बोल नहीं सकते कि मैं ये बोल के आ रहा हूं, वहां पे बोलने का कोई मतलब नहीं रह गया है। पार्लियामेंट में जाएगी, रद्दी की टोकरी में डाल दी जाएगी, कोई सुनेगा नहीं उस बात को। स्टैंडिंग कमेटी तो एक छोटी सी पार्लियामेंट होती थी, उसमें जो फैसले होते थे वो पार्लियामेंट कंसीडर करती थी, और 90% उसकी रिकमेंडेशंस को माना जाता था। आज 1% नहीं माना जाता। आज तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा ही नहीं जाता। कोई बिल जिसकी मर्जी होगी भेजे या नहीं होगी, नहीं होगी। चिल्लाते रह गए कि तलाक का जो कानून है ये सेलेक्ट कमेटी को भिजवा दीजिए, नहीं भिजवाया गया। किसानों का कानून बगैर बहस के डिप्टी चेयरमैन ने पास कर दिया। लोग चिल्लाते रह गए कि डिवीजन कीजिए। आप तो पार्लियामेंट को कवर करते रहे। ये कन्वेंशन है कि एक भी एमपी अगर ये कहेगा कि डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन होगा, चाहे सारा पार्लियामेंट एक तरफ हो और एक एमपी एक तरफ हो। यहां पे लोग चिल्ला रहे, आर्गुमेंट क्या है? अपनी अपनी सीट पे नहीं थे। ये कोई आर्गुमेंट नहीं, माफ कीजिएगा। हाउस एडजॉर्न कर देते आप, दोबारा हाउस इन ऑर्डर होता, तब आप वोटिंग करा लेते। लेकिन सर, किसान के आंदोलन पे तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि ये सारा बिल तो आपने पास करवाए थे, आपकी बात को प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, उससे भी आप नाखुश हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो जी, हम ये बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि इस तरीके का कानून बना दीजिए। देखिए, अगर चलिए मैं ये भी माने लेता, हम भी ये कह रहे थे ऐसा कानून बनना चाहिए, लेकिन आज किसान तो नहीं कह रहा। एजिटेशन तो किसान कर रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी तो सपोर्ट कर रही है।
आपको क्या किसान से बात नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, आप लेकिन किसान से बात करते। बिल आपका है तो आपको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, आप किसानों का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा आपसे कि हमारा बिल बिल्कुल नहीं है। अब तो ऐसा तो लगता है कि मैनिफेस्टो देश में के अंदर, 2019 के मैनिफेस्टो में इन सब बातों का जिक्र कांग्रेस ने किया। देखिए इन सब बातों का जिक्र नहीं है। हमने कभी नहीं कहा एमएसपी को खत्म कर दिया जाए, हमने कभी नहीं कहा कि मंडियों को खत्म कर दिया जाए, तो हमने सरकार भी तो कभी यही नहीं कह कहा, रही है। हमने कभी नहीं कहा कि जो किसान के और कॉर्पोरेट हाउसेस का झगड़ा होगा उसे एसडीएम तय करेगा, हमने कभी नहीं कहा। देखिए आप एक बात और समझिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, पिछले 2 साल से पानीपत के आसपास अडानी अपने स्टोरेजेस बना रहे हैं, वेयर हाउसेस बना रहे हैं वहां पे किसान का सामान रखने के लिए। मुझे आप बताइए 2 साल पहले अडानी को कैसे मालूम था कि दो नहीं, साल लेकिन के बाद ये अडानी कानून का बनने आज वाला। बड़ा विज्ञापन अखबारों में छपा है, उन्होंने कहा कि ये बहुत भ्रम फैला रहे हैं आप। वो तो किसानों से ना सीधी खरीद फरोख्त करते हैं, ना एग्रीकल्चर फार्मिंग में कोई उनका लेना देना है। वो तो एफसीआई के गोदामों से जो खरीद होती है उसके स्टोरेज के लिए, उसके लिए वेयर हाउसेज बना रहे हैं। उनका किसानों से डायरेक्ट कोई लेना देना ही नहीं है। और आप ऐसे बिल बात कर रहे हैं कि जैसे किसान का जो है पूरा का पूरा कब्जा अडानी कर रहे हैं। देखिए एफसीआई से अभी तो लेते हो, इस कानून के बाद तुमने जिससे चाहेंगे उससे खरीदेंगे। ये तो अभी तक की बात है ना। अडानी साहब अपने आप को होशियार मानते, तो अभी ज्यादा तो यह पैसा देकर कानून ही नहीं था। खरीदेंगे, ज्यादा अभी पैसा तो यह देकर कानून ही खरीदेंगे। नहीं था। नहीं, ये फैसला कौन करेगा कि कितने पैसे देके खरीदेंगे? और आप सोचिए तो सही, एक एक एकड़ का किसान है, जितने एग्रीमेंट है वो सब इंग्लिश के अंदर बनेंगे और 100-100 पेजेस के होंगे। किसान पढ़ भी नहीं पाएगा, किसी वकील को इंगेज करेगा, उसकी आधे खेत की कीमत तो वकील ले जाएगा। आप सोचिए तो सही, आप कर क्या रहे हैं? आप तो किसान को मार देंगे जिस तरीके का कानून आप बना रहे हैं। अच्छा मैं मान लेता हूं बहुत अच्छा कानून है, लेकिन जब किसान कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए ये कानून, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आपने वादा किया था कि आप 2022 तक किसान की कीमत, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज 2020 आ गया, आपने कितनी किसान की कीमत बढ़ती की? आप बताइए। आप तो सिर्फ भाषण देते, और जो पत्रकार सचमुच, वो वाजपेयी जी हमारे, उन्होंने भेज दिया जिस औरत का बयान प्रधानमंत्री ने लिया था और बातचीत कर रहे थे कि तुम्हारी आमदनी दुगनी हो गई, उस औरत ने कहा हो गई। इन्होंने अपना एक रिपोर्टर भेज दिया, उसने कहा कि आमदनी दुगनी का क्या मतलब, मुझसे तो जबरदस्ती कहलाया गया, मेरी आमदनी तो आधी रह गई है, उसे निकाल दिया। लेकिन सर आप बात, सोचिए क्या मैं देश बात कहां ये जा कह रहा रहा है। हूँ कि क्या कांग्रेस और कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है वो इन सब बातों को उस तरह से रख रही है, और क्या लोग ये समझ रहे हैं? आज आपको मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये सब इश्यूज तब होंगे कि जब घर ठीक होगा, और घर आपका ठीक हो नहीं रहा, और आप घर को ठीक करने में की कोशिश भी नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, घर भी ठीक है और घर और मजबूत होगा। और देखिए, लेकिन देश कांग्रेस पार्टी से भी बड़ा है और बीजेपी से भी बड़ा है। एक बात मैं आपकी यही मान लूं कि कांग्रेस चलिए कमजोर है, हम घर ठीक नहीं कर पा रहे, तो मैं कह तो रहा हूँ क्या देश देश के लिए को तो जरूरी है कांग्रेस। कांग्रेस मजबूत होगी तो आप, देश, आपकी आवाज मैं नहीं सुन रहे प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि आप कमजोर हैं। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि देश को आग के अंदर धक्का दे दिया जाए। और ऐसा नहीं है, राहुल गांधी हर इश्यू पे बात करते, लेकिन आज का जो मीडिया है, आप सोचिए कि आज आप ही यहाँ पे बैठे हुए, आपको किसी बड़ी चैनल में बड़ी जगह होना चाहिए था, आपकी क्या मजबूरी है? आप नहीं जा सकते किसी बड़े चैनल में आज के हालात में। और सिर्फ आप नहीं, जो सच्चे पत्रकार हैं वो नहीं जा सकते। हमारी सरकार थी, आपको याद होगा हमसे आप कैसे कैसे सवाल करते थे, हमसे सरकार के खिलाफ कितना बोलते थे। हर एंकर हमसे बात करता था, हमारे खिलाफ बात करता था। कभी हमारे रिश्ते खराब नहीं हुए, कभी आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सीबीआई एक्टिव है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव है, ईडी एक्टिव है। राजस्थान की सरकार गिरा रहे हैं, वहां पे चीफ मिनिस्टर के भाई के यहाँ छापा पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि सरकारी राजस्थान की सरकार गिर जाएगी? देखिए हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार ना गिरे, लेकिन प्रधानमंत्री के पास हर हरबा मौजूद है, रुपया मौजूद है। नहीं, अगर वो तो कांग्रेस के उन्हीं का, लोग ऐसा
कांग्रेस के लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको कहा जा रहा है कि भाई अशोक गहलोत जी अब अहमद पटेल साहब जैसे लीडर नहीं रहे हैं तो अशोक गहलोत जी को दिल्ली बुला लीजिए। तो ये कोशिश अब तो देखिए, मैं कांग्रेस कर रही कहूंगा, है ना, बीजेपी थोड़ी कर रही है। देखिए देखिए किसको कहाँ दिल्ली बुलाया जाए ना बुलाया जाए, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये इस पे कोई बहस नहीं की जा सकती। लेकिन बहस इस पे जरूर की जा सकती है कि बीजेपी का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। वो नहीं नहीं, राजस्थान की मेरा ये सरकार कहना है हमारी, कि अंदरूनी मामले की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग ही तो उनको वहां से मुख्यमंत्री पद से हटाकर दिल्ली भेजना चाहते हैं। अगर पहले वो भी। दिल्ली आ भी, देखिए दिल्ली आ भी जाते हैं तो राजस्थान में तो हमारी मेजोरिटी रहेगी ना। जी दूसरा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बीजेपी को ये मौका मिल जाए कि एमएलए को तोड़े और सरकार गिरा दे। चलिए मैं माने लेता हूं अशोक गहलोत दिल्ली आ जाते, तो क्या ये सर्टिफिकेट मिल गया बीजेपी को कि वो सरकार गिरा दे? इतने साल हमारी सरकारें रही हैं, कभी ऐसा काम हमने किया है कि हम किसी आपकी राय असेंबली में में सर, हमारे, आपकी राय में आना चाहिए अशोक गहलोत जी को दिल्ली? देखिए इस पे मैं कोई राय नहीं दूंगा। अशोक गहलोत जी को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। इलेक्शन होगा जनवरी के अंदर, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। आप अगर कांग्रेस के मेंबर हैं तो त्रिवेदी जी भी लड़ सकते हैं चुनाव, उसमें कहीं कोई बात नहीं। जिसे एआईसीसी के मेंबर चाहेंगे अध्यक्ष बना देंगे। सर एक शेर आप बहुत अक्सर सुनाया करते थे कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस के लिए ये मौजूद शेर है आज के दिन? देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा। चेहरा भी साफ होना चाहिए और शीशा भी साफ होना चाहिए, बात तभी बनेगी। जी। अभी क्या बगैर है, एक सा अभी दोनों ही साफ नहीं है। देखिए वो तो साफ हो जाएंगे, उसमें कोई, लेकिन बड़ी चिंता देश की होनी चाहिए। किस किस दिशा में जा रहे हैं हम, देश किस दिशा में जा रहा है। आप देखिए ना, बीजेपी के पास, मोदी जी के पास सिवाय धार्मिक जज्बात को भड़काने के दूसरा कोई रास्ता नहीं। बंगाल के अंदर क्या कर रहे हैं, हर जगह यही काम कर रहे हैं। अब फिर आपने हिंदू बंगाल की चर्चा मुसलमान, कर दी, बंगाल की चर्चा कर दी, वहां भी कांग्रेस की चर्चा नहीं हो रही। आप सोचिए जहां पर बीजेपी का कोई वो नहीं था, मौजूद नहीं थी, उसकी मौजूदगी वहां पर थी नहीं, वो पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी हो गई। ममता बनर्जी को एक तरह से चैलेंज कर रही है। कांग्रेस वहां पर भी नहीं है। बिहार के बाद अब कांग्रेस वेस्ट बंगाल में भी नहीं दिखेगी। तो कैसी लड़ाई आप लड़ रहे हैं ही नहीं आप, और लड़ रहे हैं। देखिए आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस तकलीफ को आप कहीं ठीक निशाने पे नहीं पहुंचा रहे ना। नहीं इलाज नहीं कहीं कैंसर नहीं का करना है और आप सिरदर्द के लिए दवाई दिलाए जा रहे हैं। नहीं 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 त्रिवेदी जी, देखिए जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कांग्रेस कर ही नहीं सकती है। आप तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे, समाज को तोड़ दिया। आज वो सेकुलर हिंदू जो कभी कम्युनलिज्म की बात नहीं करता था, वो भी सोचने पे मजबूर हो रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान पे नजर तो दौड़ाइए, हिंदू हिंदू हो रहा है, मुसलमान मुसलमान हो रहा है। क्या ये राजनीति हम करनी शुरू कर दें बीजेपी का मुकाबला करने के लिए? हम भी कहें कि हाँ हिंदू धर्म की बात करेंगे। आज इसके अलावा किसान बैठा है, यूपी का मुख्यमंत्री कह रहा है राम मंदिर के खिलाफ है ये लोग। बताइए तो सही आप, क्या यही राजनीति शुरू कर दें? हम ये राजनीति नहीं कर सकते, सत्ता आए या ना आए। आज नहीं आएगी कल आएगी, कल नहीं आएगी परसों आएगी। अब तो लेकिन वैसे ये हमारे बात, लिए देश देश बड़ा है। नहीं देश तो ठीक है, लेकिन आपको याद है कि अब तो मुसलमानों की बात नहीं करते। आप थोड़ा सा ज्यादा जोर से मत बोलिए। कांग्रेस में आजकल मुसलमानों की बात नहीं होती है, अब तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को डर लगने लगा है कि मुसलमानों की बात करके जो कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं देखिए, एक तो कांग्रेस ऐसे बात नहीं करती और मेरा मानना है कि जो भी आप पार्टी, तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने लग गए सर। देखिए एक बात सुनिए, वो उनका पर्सनल मामला है जो भी पहनता है, लेकिन अगर कोई भी पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से हटेगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं इस भारतीय वजह से जनता पार्टी की इस वजह से इस खत्म हो मामले रही में है कांग्रेस। तारीफ करूंगा। सर इस वजह नहीं, से कांग्रेस मैं खत्म हो मैं रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं तो कोई भी आपने बहुत राजनीतिक दल महत्वपूर्ण बात की कि आइडियोलॉजी से हटेगी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। खत्म पार्टी हो तो खत्म जाएगी, हो ही गई बिल्कुल। है कांग्रेस, तो इसका मतलब आइडियोलॉजी लेकिन से हटने की वजह से ही नहीं, खत्म हुई। कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी की वजह से कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी इसलिए कमजोर हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक
अलहदा तरीके की राजनीति शुरू की है, जिससे सिर्फ आग और खून का दरिया बहता है। वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। जनता को जल्द समझ में आ जाएगा, तब वो वापस कांग्रेस की तरफ आएंगे। मैं जब जंग बीजेपी कैसे की एक जीती जा बात सकती है? जी जी बताइए। बीजेपी की एक बात की तारीफ जरूर करूंगा। 2 एमपीज आए थे इनके पास, जी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। उसी दिशा, वो मैं और आप उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी तो मतलब आइडियोलॉजी पे अटल रहे। आपको तकलीफ यही हो रही है ना कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपसे। मैंने तो आप ये बार बार कहा जब बीजेपी आपसे। का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी ने आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी, तो इसका मतलब है कि हाँ, कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी है। सर, नहीं, मैंने आपसे सच को कबूल करने से ताकत मिलती है। आप तो हमेशा ये बात देखिए कहते रहे। देखिए, मैं सच कबूल करने को तैयार हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी वो राजनीति न की है, न कर सकती है जो बीजेपी कर रही है। अच्छा, अगर एक चीज हम समझाइए सर मुझे कि धार्मिक, जंग जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? यदि मान लीजिए आपका दुश्मन, जो भी विरोधी है, वो मिसाइल और ये सब लेकर बैठा हुआ है, और आप कह रहे हो कि नहीं मेरे पास तीर कमान और तलवार है, मैं उसी से लड़ूंगा क्योंकि हम तो इसी से लड़ते हैं, तो ऐसी जंग लड़ना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, सवाल ये नहीं है। जंग में और राजनीतिक जंग में फर्क होता है। इसमें आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी जा सकती। हम आइडियोलॉजी छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, जब बाबर यहां आया था और इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई, तो इब्राहिम लोदी के पास बहुत हाथी थे, हजारों की तादाद में थे, 1 लाख से ज्यादा की फौज थी, और बाबर के पास सिर्फ 10,000 थे। वो डर गए देख के कि ये हाथी कहां से आ गए, उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो वापस घर चले जाते, हाथी तलाश करके लाते। उन्होंने हाथी पे ही हमला करना शुरू कर दिया, और जब हाथियों पे हमला हुआ तो वो उल्टे इब्राहिम लोदी की फौज पर ही चढ़ गए, और इब्राहिम लोदी उसी जंग के अंदर मारा गया। तो हम भी हाथियों को अपने तीरों से मार देंगे त्रिवेदी जी, जी वापस उन्हीं पे चढ़ जाएंगे। हमें जरूरत नहीं है कि वही काम करें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही जी। तो अभी तो तीर जो चल रहे हैं वो कांग्रेस में शायद अंदर की तरफ चल रहे हैं, बाहर की तरफ के बजाय। है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपने तो अभी कहा कि सोनिया गांधी उन लोगों से मिल रही हैं जिन्हें कुछ ना कुछ शिकायत है। तो जब लेकिन एक दूसरे रास्ता के नहीं तीर निकाल चल, रहे ना, कितने महीने हो गए? अगस्त में वो पहली बार चिट्ठी आई थी, आप दिसंबर खत्म होने को आ गया है, 6 महीने तक तो अभी इस पर विचार ही नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चिंता है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को लेकर हो रही है कि अगर वो खत्म हो जाएगी, जो हो ही रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यदि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसद में, विधानसभाओं में नहीं होंगे तो आपकी आवाज नहीं रहेगी, और आपकी आवाज नहीं रहने का मतलब वो लाखों लोग या करोड़ों लोग जो कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होने के बाद भी उनके साथ चलने को तैयार है, उनकी वॉइस खत्म हो जाएगी। आप ये चिंता नहीं कर रहे? मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपको कांग्रेस पार्टी की चिंता है। जी ऐसे कम लोग हैं, कम पत्रकार हैं जिनकी ये सोच है कि कांग्रेस कमजोर होगी तो देश का नुकसान होगा। मुझे याद है, हरियाणा में आडवाणी जी ने एक बयान दिया था, बयान नहीं दिया था बल्कि पब्लिक मीटिंग में बोले थे कि रीजनल पार्टीज को वोट मत दो, नेशनल पार्टीज को वोट दो। अगर बीजेपी को नहीं दे सकते तो कांग्रेस को दे। जी आप भी करीब करीब वही बात कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी मजबूत होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना यकीन दिला सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी भरसक कोशिश करेगी अपने आप को ताकतवर करने की। जो बात आज सोनिया गांधी अब उन लोगों से मिलकर बात कर रही हैं, इस कदम की भी सराहना आपको करनी चाहिए। ये भी एक कदम है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का, कि इनर डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए, लेकिन अगर किसी को शिकायत है तो उसकी शिकायत भी दूर कर दी जाए। तो आपको तो लगता है कि मैं रास्ता निकल आएगा? आखिरी सवाल में चले। निश्चित तौर से रास्ते निकलेंगे, क्योंकि जिन लोगों को शिकायत है कांग्रेस से, वो भी देश की चिंता करते हैं, वो भी सेकुलर लोग हैं, वो भी ये लेकिन चाहते हैं उनमें कि से किसी कांग्रेस को आप अध्यक्ष ताकतवर हो। बनाने को तैयार नहीं है, उनमें से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। अध्यक्ष कौन बनाएगा? क्या सोनिया गांधी बनाएंगी? कल को सब कहेंगे सोनिया गांधी ने बना दिया। एआईसीसी के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे,
जनवरी में चुनाव होगा, जो चाहे अपना नॉमिनेशन भर दे। मैं नॉमिनेशन भर सकता हूं, कोई दूसरा भर सकता है। पूरा एक प्रोसेस है। एक इलेक्शन कमीशन भी बाकायदा पार्टी ने अपॉइंट कर दिया है 5 आदमियों का, उसका चेयरमैन है, वो इलेक्शन को मैनेज करेगा। जो चाहे चुनाव लड़े, वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी मेंबर हो सकता है। बेसिक सवाल सब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को गांधी परिवार की जो नुमाइंदगी है उससे बाहर निकलना चाहिए? त्रिवेदी जी, देखिए, असल में सब लोगों की जो सोच है वो ये है कि गांधी परिवार जिसको चाहेगा अध्यक्ष बना देगा, चाहेगा अपने आप को बना लेगा, चाहे किसी और को बना लेगा। ये सोच ही गलत है। एआईसीसी के मेंबर्स तो आजाद हैं, उनका तो वोट पड़ेगा, वो जिसको चाहे वोट डाल सकते हैं। अच्छा, फिर एक बात मैं पूछता हूं आपसे, कांग्रेस पे तरह तरह के इल्जाम हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर केसरी जी प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस के अंदर कामराज प्रेसिडेंट रहे, आजादी से पहले मौलाना आजाद प्रेसिडेंट रहे, सरदार पटेल प्रेसिडेंट रहे, आजादी के बाद कितने लोग प्रेसिडेंट रहे। केसरी जी का नाम याद दिला दिया, मैं याद नहीं दिलाना चाहता कि कैसे आपने उनकी विदाई की थी। आपको तो याद ही होगा। उसमें कौन लोग शामिल थे गांधी परिवार के, वो भी छोड़। आज उस बात की कोई रेलेवेंस नहीं है। जितेंद्र प्रसाद के साथ क्या हुआ था वो भी आपको जानकारी है। तो चुनाव लड़े थे, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जितेंद्र प्रसाद जी कहाँ रहे? देखिए, वो एक अलहदा बात होती है। आपको याद है, आजादी से पहले सुभाष चंद्र बोस सीडब्ल्यूसी के मेंबर हो गए थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि बाकी लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था सुभाष चंद्र बोस का। नहीं, वो तो गांधी जी उनको इस्तीफा देना पड़ा। गांधी जी का सम्मान करते हुए उन्होंने छोड़ दिया था। गांधी जी का सम्मान करते हुए छोड़ दिया था। तो जो आदमी अध्यक्ष बनेगा वो अपनी मर्जी से पार्टी चलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे खिलाफ लड़े तो आपको मैं कहूंगा अच्छा भाई आइए आप नंबर 2 रहिए, लीजिए पार्टी चलाइए। मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, ये कोई अहमियत नहीं रखता है। बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है आप देखिए, अकेले हर बार नया अध्यक्ष होता है। पिछले 20 साल में कितने अध्यक्ष बदल गए आप देखिए, और पार्टी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। आपको बीजेपी से सीख लेना चाहिए था। आप ये बताइए, क्या मोदी जी के मर्जी के खिलाफ वहां पे एक कदम भी कोई उठा सकता है क्या? ये तो आप भी जानते हैं। जो वो चाहते हैं, ऐसी तो डिक्टेटरशिप किसी पार्टी में नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आप किसी को बना लीजिए अध्यक्ष, रबर स्टैंप है। मोदी जी जो चाहते हैं वो होता है, बगैर उनकी मर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात पूरा देश अच्छी तरह जानता है। आप भी ये समझ रहे हैं अभी कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति में गांधी परिवार की शरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये नहीं समझ रहा हूं, मेरा कहना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप ही से पूछता हूं, चलिए आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार को आज छोड़ के आज के हालात में कौन होना चाहिए? मैं आप भी से उल्टा सवाल कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बनना चाहे उसको चुनाव लड़के बना दें। लेकिन जब सब लोग बात ही गैर, आप घूम फिर के राहुल, सोनिया जी नहीं तो राहुल जी, और आप कह रहे हैं आज राशिद साहब की राहुल नहीं प्रियंका गांधी होनी चाहिए, तो गांधी परिवार से आगे निकल ही नहीं रहे। नहीं, देखिए, आज कांग्रेस पार्टी में व्यवस्था है, जो चाहे लड़ सकता है, जो चाहे बन सकता है, लेकिन आज के हालात मामूली हालात नहीं हैं। आज देश को बड़ा खतरा है। यही मैं कह रहा हूं, आज के मौजूदा हालात में गैर गांधी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनना ठीक नहीं होगा आपकी राय में? नहीं, मेरा मानना है अध्यक्ष वो बनना चाहिए जो मैंने आपसे पहले कहा कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के आखिरी कोने तक उसकी आवाज लोग सुन सके, समझ सके, उसको जानते हो। और वो अगर जाए तो वो मेरे नजदीक आज की तारीख में प्रियंका गांधी है। कल को कोई और अध्यक्ष बन जाए, बन सकता है, लेकिन आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि जिन लोगों से हमारा मुकाबला है उनका जवाब सिर्फ प्रियंका गांधी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और बहुत सावधानी से बात की। आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।